हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। देखो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडो ग्रीक्स या जिसको हम लोग बैक्ट्रियन ग्रीक्स बोल रहे थे, ये लोग जो वेस्ट एशिया से जो लोग आए थे, अब वो प्रॉपर वेस्ट एशिया से नहीं थे। वेस्ट एशिया में भी वो यूरोपियन लोग थे जिन्होंने अपना दबदबा यहाँ पर बनाया था, अपनी हुकूमत यहाँ पर बनाई थी। वो ग्रीस से आए हुए लोग थे। तो ऐसे ग्रीक्स जो कि शुरू में वेस्ट एशिया में थे, वो और एलेक्जेंडर के टाइम पर, सेल्यूलस निकेटर के टाइम पर, उसके बाद वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आते हैं। और फाइनली जब इन बैक्ट्रियन ग्रीक्स के ऊपर एक खतरा मंडराता है, एक नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप का, हु वर वेरी एग्रेसिव। क्या नाम था उनका? कौन से थे ऐसे नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप जो कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी थे? स्काइथियंस। स्काइथियंस की वजह से ये इंडिया को इन्वेड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, राइट। अपनी मर्जी से ये करना भी चाहते थे तो उनको डर लगता था ना। ये खुश थे वेस्ट एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक अपने रूल को सीमित रखने के लिए, है ना। जैसा कि हम पढ़ते हैं श्रेया, हिंदू कुश माउंटेन के नॉर्थ और साउथ में। लेकिन स्काइथियंस की वजह से देवर फोर्स टू इन्वेड इंडिया। और फिर जब इंडिया को इन्वेड करना शुरू करते हैं, जब अपने सर्वाइवल के ऊपर इनकी बात आती है, फिर ये पाटलिपुत्र और आपको इंडो गैंजेटिक प्लेन्स तक, पूरा का पूरा गंगा यमुना दोआब तक इनका रूल आपको देखने को मिलता है, राइट। अब इंडो ग्रीक्स के बाद जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स हैं, हमने इनको देखा, इनके इम्पैक्ट को भी देखा कि इनके रूल का क्या इम्पैक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में हमारे सामने आते हैं शाकास या फिर स्काइथियंस। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे स्काइथियंस की, इन्हीं को बोला जाता है शाकास या शाक। अगर आप यहां पर नजर मारो, जो स्काइथियंस एज अ ट्राइबल, एज अ नोमैडिक ट्राइबल जो ग्रुप थे, ये बैक्ट्रियन ग्रीक्स की स्टेबिलिटी को कहां पर चैलेंज कर रहे थे? सबसे पहले आप मुझे एरिया बताओ, मैप आपके सामने, आप मुझे बताओ मैंने आपको क्या पढ़ाया था प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे उनका रूल कहां पर था, और स्काइथियंस एज अ नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स इनकी स्टेबिलिटी को कहाँ चैलेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से बैक्ट्रियन ग्रीक्स को इंडिया को इन्वेट करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा इंडिया को इन्वेट करने के लिए। तो मुझे वो रीजन बताओ, सबसे पहले वो इलाका बताओ। नहीं, मतलब प्रिसाइज रीजन मत बताओ, मतलब मुझे एक अंदाज़ा दो कि मतलब बैक्ट्रियन ग्रीक्स का रूल पहले कहाँ फैला हुआ था, और ये जो स्काइथियंस थे इन्होंने उनकी स्टेबिलिटी को कहाँ चैलेंज करा। वेरी गुड। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे मार्क कर दूं तो चलेगा? ये अपना इलाका, यहाँ पर आते आते इधर थोड़ा सा, ये अपना नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और इधर मैं अपना बोल सकता हूँ उस टाइम पर ये वेस्ट एशिया का रीजन इधर, और ये अपना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, राइट। यही थे बैक्ट्रियंस, हाँ कि ना। और स्काइथियंस भी इनकी स्टेबिलिटी को यहीं चैलेंज कर रहे थे। अब स्काइथियंस जो थे उनकी नज़र वैसे यहाँ पर नहीं थी, उनकी नज़र कहाँ पर थी? चाइना में। लेकिन चाइना के बॉर्डर, चाइना के फ्रंटियर को गार्ड करने के लिए जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, क्या नाम था उस इंफ्रास्ट्रक्चर का? तो ये जो स्काइथियंस जो इन्वेड करते थे चाइना में, चाइनीज एम्परर्स को इनसे राहत मिली। और जब अपने सर्वाइवल, अपनी पावर को ये चाइना में सुनिश्चित नहीं कर सके, अपनी हुकूमत, अपनी पावर का डंका चाइना में ना बजा सके, तो इन्होंने किसकी स्टेबिलिटी को हैम्पर करा और इंस्टेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करा? एक तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स, और दूसरे एक वर्ड आया था आपके सामने पार्थियंस, जिसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा आप लोग नए हो इस चैप्टर में, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में, तो टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में। ये देखो,
यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फिर से यहाँ पर आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, वो तो चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ वैसे। जैसे ही चाइनीज वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन हुआ था, स्काइथियंस वर पुश बैक फ्रॉम चाइना एंड दे टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स द नेबरिंग, ये देखो, ग्रीक्स यानी कि बैक्ट्रियन ग्रीक्स की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि आगे चलकर इंडो ग्रीक्स बने। मतलब भारत के अंदर जब भी कोई आएगा तो उसके आगे वर्ड इंडो लग जाएगा, उसका प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा, उसके आगे इंडो और पार्थियंस। और फिर उसके बाद बात यहाँ पर ये थी कि इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी, या फिर इससे भी पहले अगर आप ये वाली लाइन देखो, इनके साय से बचने के लिए कि कौन इनके साथ माथापच्ची करके डेली का डेली लड़े और अपना टाइम खोटी करे, अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करे, नोमैडिक स्काइथियन ट्राइब्स के आक्रमण से, उनके आक्रोश से, उनके पागलपन से, उनकी उत्तेजना से बचने के लिए बैक्ट्रियन ग्रीक जो थे, दे वर फोर्स टू इन्वेड इंडिया, कि लेट्स फाइंड सम प्लेस, सम रीजन दैट कैन बी स्टेबल फॉर आवर रूल। और इंडिया में सारी की सारी कहानी देख रहे हो, कुदरत कैसे कहानी बना रही है शाइनी। इंडिया में इस टाइम पर मौर्यन वंश है नहीं, मौर्यन वंश है भी तो वो इतने पावरफुल नहीं है अब, अशोक के बाद अशोक नहीं है बेसिकली, है ना। और ये अब वो मौर्यन वंश नहीं है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के टाइम तक था, तो उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। एंड दे पुश्ड टू एज फार एज अयोध्या, यूपी एंड पाटलिपुत्र, बिहार। ये कहानी आपको अच्छे से पता है, वापस हो यहाँ पर। तो अब जब ये स्काइथियंस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या फिर इंडिया के फ्रंटियर में हल्का सा एंटर करेंगे, तब हम इनको भी क्या बोलने लगेंगे, इंडो स्काइथियंस। जब भारत के अंदर ये लोग आते हैं, भारत के अंदर जब ये लोग आते हैं, हम इनको क्या नाम देते हैं, शाकास। इनका ओरिजिन जानना इतना आसान नहीं है, हिस्टोरियंस को बड़ी कंफ्यूजन है इनके ओरिजिन के ऊपर जाने के लिए, बिकॉज उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है यार, ये नोमैडिक ट्राइब है यार। आप नोमैडिक, आप भारत के अंदर ही, आप बाकी तो छोड़ दो बाहर की बातें, भारत के अंदर ही सारे ट्राइब्स का ओरिजिन पता लगा के दिखा दो, ये सोशियोलॉजिस्ट आज तक काम नहीं कर पाए। एक सब्जेक्ट होता है इंसान के रूट के बारे में जानने के लिए, कभी आपने सुना हो, वो यूपीएससी में ऑप्शनल भी होता है, एंथ्रोपोलॉजी, सुना है। एंथ्रोपोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी को अगर आप मिला दो तो ऐसा कहा जाता है कि आपको इंसान का कास्ट और उसकी जड़, उसका परिवार, उसका वंश, इनके बारे में आप पता लगा सकते हो सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के थ्रू, उनका रूट ट्रेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि शायद कौरा हो, मैं दुबे हूँ, तो ये दुबेस का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, ये कौरास का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, हमारे खानदान में सबसे पहला पर्सन कौन था पैदा होने वाला जिसने ये सरनेम अपनाया, या फिर कौन कहाँ से माइग्रेट कर कर कहाँ पर आया। अब श्रेया, क्या हम उसको अपने परिवार को जानते हैं, लेकिन क्या हम इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री जानते हैं कि अपने परिवार के बारे में, नहीं ना। तो अगर हम केस स्टडीज़ का सहारा लें सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, तो हमें काफ़ी हद तक कह रहा हूँ, 100% कुछ भी ठीक नहीं होता, काफ़ी हद तक हमें पता लग सकता है हमारी लीनेज, हमारी एंसेस्ट्री, हमारा जेनेसिस। लेकिन अगर ट्राइबल ग्रुप्स की बात आती है, और वो भी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स की, जिनका एक जगह कोई अस्तित्व नहीं, एक जगह कोई स्टेबिलिटी नहीं, तो भले ही एग्रेसिव थे, भले ही ये पावर में आना चाह रहे थे, भले ये जो पावर स्टेबिलिटी थी उसको चैलेंज करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इनके अस्तित्व को जानना हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत डॉन्टिंग टास्क है, एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था, इस चैप्टर में प्रॉपर क्रोनोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करना भी मत, क्योंकि हिस्टोरियंस आज तक नहीं कर पाए हैं वो इतना बड़ा काम पिछले 100-150 सालों में, तो हमारे लिए भी वो काम मुश्किल है, ठीक है। इसलिए पोस्ट मॉडर्न एम्पायर ना थोड़ा सा उथल पुथल होता है, तो जब लोगों को थोड़ा सा कहानी पता नहीं लगती या फिर डगमगाने लगती है उनकी कहानी उनके दिमाग से, तो वो छोड़ देते हैं इस टॉपिक को।
लेकिन जिस दिन यूपीएससी ने अगर इसको पकड़ा तो उठा के पटकेगा यूपीएससी दूसरों को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से, बहुत ईजी होंगे लेकिन वो कोई कर नहीं पाएगा। तो बात करते हैं शाकास की या स्काइथियंस की। शाका एक, या शाक कह लो, शाका कह लो, आपकी मर्जी, ये एक इंडियन टर्म है विच इज यूज फॉर द पीपल कॉल्ड द स्काइथियंस, जो कि ओरिजिनली कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। लेकिन अगेन ये एक थ्योरी है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे जितने आप ये बाहर के रूलर्स को, इनके परिवार को, इनकी जड़ को जो देख रहे हो, उनमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अगर किसी का आपको मिल सकता है तो वो मिल सकता है स्काइथियंस का। स्काइथियंस की जड़ अगर हम वेस्ट एशिया बोल भी दें तो श्रेया ये बात समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए शाइनी, कि फिर ये सीधा आते आते वेस्ट एशिया से, एक बार बताना, पहले इंडिया पड़ेगा या घूम के पहले चाइना पड़ेगा? बताओ सामने क्या पड़ रहा है इनको? वेस्ट एशिया के सामने आते हुए आराम से क्या पड़ेगा? पहले रास्ते में इंडिया पड़ेगा या चाइना पड़ेगा? नहीं, जैसे ये देखो, ये वेस्ट एशिया का इलाका है, ठीक है, आप कितना भी ऊपर से मान लो इसको, मान लो कि ये वेस्ट एशिया का इलाका है, फिर भी अगर ये एंटर कर रहे हैं यहाँ पर आते, तो मैं कह रहा हूँ कि रास्ते में पहले इंडिया पड़ेगा कि चाइना पड़ेगा? इंडिया छोड़ दो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लो, चलो ठीक है, चलो मान लो कि चाइना पड़ा भी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे सालों के लिए इन्होंने इंडिया को हाथ भी नहीं लगाया? एक लड़ाई तो बनती है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनके रूट को जानने की उतनी कोशिश करना जितना आपकी किताबों में दे रखा हो। बाद में सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ से क्लियर होना शुरू होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब हमें एक ट्रैक करने को मिलता है, किसका रूल? बैक्ट्रियन ग्रीक्स का। जब हमें यह पता लगता है कि बैक्ट्रियन ग्रीक्स वर फोर्स टू इन्वेड इंडिया बिकॉज ऑफ द सरदर्दी ऑफ नोमैडिक स्काइथियन ट्राइब्स, तब हमें ये पता लगता है अच्छा नोमैडिक स्काइथियन ट्राइब्स की खुद की समस्या क्या थी। चाइना के अंदर अब वो अपना जो रूल है या पावर का जो डंका है अब नहीं बजा सकते उसको, राइट? तो फर्स्ट इंटरेस्ट चाइना था, बस यही वाली बात पकड़वाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे, हमें क्या सीखना है, आराम से समझना है इसको, क्योंकि इसमें नाम जो आएंगे इनके ट्राइबल ग्रुप्स के, कुछ वेस्ट एशियन ग्रुप्स के नाम आएंगे, कुछ चाइनीज़ ग्रुप के नाम आएंगे, फिर कुछ इंडियन ग्रुप्स के नाम आएंगे। इंडियन ग्रुप्स का नाम आपके वैसे स्क्रीन पे सामने है, शाकास, लेकिन स्काइथियंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊँ और आपको लर्न भी करवाऊँ। तो सबसे पहले इनकी जड़ हमें कहाँ देखने को मिल रही है, जर्नी कहाँ से शुरुआत करी? सेंट्रल एशिया। बात को समझते जाना, चीज़ों को याद करते जाना मेरे साथ साथ। पतंजलि की जो किताब है महाभाष्य, इट रेफर्स टू शाकास एस अनिर्वसित या अनिर्वसिता। इनको ऐसे शूद्र बोला गया जो कि काफी अजीब था सुनने में। देवर रिगार्डेड एज प्योर शूद्र। देवर रिगार्डेड एज प्योर शूद्र। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारी हिस्ट्री की किताबें ये वाली बात कम मेंशन करती हैं। अगर आप सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पे या फिर जो इंडियन सोसाइटी वाली एनसीईआरटीज के ऊपर मैंने डिस्कशन करा रखी है, आप यूट्यूब में जाकर जब उसको पढ़ना शुरू करोगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, मैंने साफ वहाँ पर एक चैप्टर आता है कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ऐसा करके एक चैप्टर है। उसके अंदर सिर्फ एक बात बताई जाती है कि हमारे देश में शुरू से जब भी कोई फॉरेनर आता था ना, उसको भी हम वर्ण सिस्टम में तो जगह नहीं देते थे, तो ही और शी वॉज केप्ट आउटसाइड द 4-fold वर्ण डिवीजन। अब जब वो 4-fold वर्ण डिवीजन के बाहर है तो काइंड ऑफ हम तो उसको ट्रीट एक अति शूद्र की तरह या फिर एक ऐसे पर्सन की तरह कर रहे कि हु इज गुड फॉर मीनियल वर्क, है ना। बाहर से कोई भी फॉरेनर आ रहा है, हम उसको, आप ही मुझे लॉजिकल तरीके से बताओ, हम कहाँ उसको डालेंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहाँ डालेंगे बताओ? कहीं डाल सकते हैं? तो हम उसको वर्ण सिस्टम के बाहर रखते थे।
अब जिसको वर्ण सिस्टम के बाहर रखा जा रहा है तो उसका औहदा, उसकी औकात, उसकी पोजीशन वर्ण सिस्टम में रहने वाले लोगों से ज्यादा होगी या फिर उनसे भी कम होगी? उनसे तो कम ही होगी। अब यहां पर इसलिए इनको बोला जा रहा है प्योर शूद्र। और आपको एक चीज पता है ना, ये जब भी बाहर से कोई भी जो इन्वेडर्स है, इस चैप्टर में आपने एक एक नींव पकड़ने की कोशिश करी होगी, एक पॉइंट को ट्रेस करा होगा आपने शायद से। जितने भी इंडियन राइटर्स हैं या जो भी हिंदुस्तानी किताबें हैं या जो भी ड्रामा है, लाइक कालिदास का मालविका अग्निमित्रम या पतंजलि का वर्क्स हमने देखा, ठीक है, या अशोक वदान, दिव्य वदान, जो भी है, मतलब यहाँ पर इस टाइम पर किताबें जिनमें इनकॉर्पोरेट करा जा रहा है पोस्ट मॉडर्न रूल्स को और रूलर्स को, हम लोग जर्नली उनको बीइंग अ हिंदुस्तानी, जर्नली हम लोग अपने वर्क्स के अंदर उनको कैसे डिनोट कर रहे हैं श्रेया, कि ये तो किसी के नौकर थे, ये तो किसी के सबऑर्डिनेट रूलर्स थे, ये तो किसी के अंतर्गत काम करते थे, ऐसे तो डिनोट कर रहे हैं ना उनको। हमने जब बैक्ट्रियंस की हिस्ट्री को ट्रेस करा, हमने हमारे वर्क में तो यही बोला ना कि तो सेल्यूसिड एम्पायर के अंदर ये कमांडर इन चीफ थे, ये एक सबऑर्डिनेट रूलर्स थे। कुछ बातें हम रियल में वैसे मेंशन कर रहे हैं और कुछ बातों के लिए हम लोग दूसरों के अस्तित्व के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि अगर ये फॉरेनर्स हैं तो ये शूद्र है, ये नौकर है, ये मीनियल काम करते थे, या फिर ये किसी बड़े रूलर के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में रहते थे। जितनी किताबें, जितने वर्क्स हैं, वो सब यही मेंशन करते हैं। बिल्कुल, जैसे याद है वो मैंने आपको ये वर्ड बताया था अभी यहाँ पर, एक सत्रप, इनको कह दिया गया देवर सबऑर्डिनेट रूलर्स, है ना। उसके बाद वासुदेव, याद है, इसको सुंग भृतियास के तौर पर डिस्क्राइब करा गया था, मीनिंग सर्वेंट्स ऑफ द सुंग। तो एक बार बताओ, ये एक प्रकार की कमेंट्री ही तो है बाहर से आने वाले लोगों के अस्तित्व के ऊपर। बताओ, एक प्रकार का कमेंट ही तो है। वासुदेव ने अपने आप को खुद बोला क्या आई एम सर्वेंट ऑफ द शूद्र? बोलेगा अपने आप को? बताओ। कानव डायनेस्टी का राजा है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर टाइटल क्या लगा हुआ है कि इसने क्या करा था, जो लास्ट शुंग रूलर था देवभूमि, उसको मार दिया था। मारा था कि नहीं मारा था? अब मुझे एक बात बताओ, इनकी एंसेस्ट्री श्रेया ऋषि कानव से डिनोट करी जाती है, जो कि एक ब्राह्मण थे, है ना। और ये ब्राह्मण मिनिस्टर ही तो था वासुदेव कानव। ब्राह्मण होते हुए इसको सुंग भृत्या डिस्क्राइब करा जा रहा है एज सर्वेंट ऑफ द सुंग। कौन से ब्राह्मण किसी के सर्वेंट होते हैं इस जमाने में? बताना जरा, कौन से ब्राह्मण किसी के सर्वेंट होते हैं? बताओ, होते नहीं होते ना। अब ये एक प्रकार की टोंटबाजी तो है कि नहीं? एक्चुअली में क्या था, वो ब्राह्मण मिनिस्टर था। ये मिनिस्टर और सर्वेंट होने में कोई फर्क है कि नहीं है? अब देखो, इसको समझ गए। अब आ जाओ आगे। अब जब पतंजलि की किताब महाभाष्य में, उसके वर्क में इनको डिस्क्राइब करा जा रहा है अनिर्वसित, प्योर शूद्र, तो ये कमेंट्री है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हर्षचरिता का जिक्र था, उसके अंदर ये बोला गया कि इसने देवभूमि मारा गया वासुदेव कानव के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जब हम वासुदेव की तरफ आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, किसी न किसी बुक में ऐसा कमेंट्री के तौर पर लिखा गया होगा दैट ही इज सुंग भृत्या, सर्वेंट्स ऑफ द सुंग,
ऐसे ही यहाँ पर ये कमेंट्री है। तो ये मत समझ लेना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जब आप पोस्ट मॉडर्न एम्पायर पढ़ोगे तो आपको बहुत ऐसे मिलेंगे कि ये प्योर शूद्र है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, वो है। तो वो एक कमेंट्री होती है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको उसको बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि मान कर बैठ जाना है कि हाँ जो ये कह रहे हैं 100% ये ठीक ही है। लर्न फिर भी आपको करना है, लेकिन अब जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसको बोला गया था, किसको डिस्क्राइब करा गया है एस सुंगभृत्या, सर्वेंट ऑफ द सुंग, तो ये आ सकता है। ठीक है, द ग्रीक्स वर फॉलोड बाय शाकास टू इंडिया, यानी कि अगर हम इंडिया के अंदर अगर इन्वेडर्स की लिस्ट बनाए 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास या उसके बाद, तो हमें सबसे पहले कौन देखने को मिलेंगे? बैक्ट्रियन ग्रीक्स। फिर कौन देखने को मिलेगा? स्काइथियंस। बैक्ट्रियन ग्रीक्स का कोई देसी नाम था? कोई देसी नाम नहीं। स्काइथियंस का था शाकास, वो आएगा अभी। उनको बस एक डिस्क्राइब करा गया है यहां पर। ये जो रूलर्स थे बैक्ट्रिया के, दे केम टू बी नोन एज बैक्ट्रियन ग्रीक्स बिकॉज ऑफ द हेलेनिस्टिक एंसेस्ट्री एज दे वर ओरिजिनली सत्रप्स। सत्रप्स का मतलब सिंपल सा होता है सबऑर्डिनेट रूलर्स। तो अभी वो जो जब हम ये पढ़ेंगे ना, ये रूलर है कनिष्क, कुषाण रूल, हाँ कुषाण रूल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा आपका क्षत्रप। तो वो इंडिया में मैंने आपको बताया ना के लग जाता है उसका आगे, KSHA, क्षत्रप। वैसे हम उनको क्या कहते हैं? सत्रपी। तो ग्रीक्स वर फॉलोड बाय द शाकास टू इंडिया एंड दे कंट्रोल अ मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द ग्रीक्स। ऑब्वियसली बात है, एग्रेसिव तो थे ही अपने नेचर में, तो जब मौका मिला होगा भर भर के टेरिटरीज पे कब्जा करा होगा, है ना। तो लेट 2nd सेंचुरी बीसी में जरा हम सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, राइटर भी आपसे यहाँ पर कह रहा है एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, ग्रीक किंगडम्स जो सेल्यूसिड एम्पायर था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और वेस्ट एशिया में, वो डिक्लाइन हो रहा था। और जब वो डिक्लाइन हो रहा था तो क्या मैं वैसा कह सकता हूं कि वहां पर बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, जिसको ये सेल्यूसिड एम्पायर बोला जा रहा है वेस्ट एशिया में, इनका रूल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक फैल रखा था, ऐसा बोल सकता हूं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के फ्रंटियर तक फैल रखा था। तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स के ऊपर आक्रमण होना शुरू होता है किसके द्वारा? स्काइथियंस के द्वारा, हु वर नोमैडिक ट्राइबल पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब जैसा कि मैंने आपको बैक्ट्रियंस के बारे में भी बताया था, याद है 42 राजा का जिक्र मैंने करा था आपसे प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो बहुत अच्छे से। यहां पर देखो, दैट देयर वर 42 इंडो ग्रीक किंग्स। सिर्फ भारत के अंदर जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स राजाओं की बात करें तो देवर 42, और 34 के बारे में तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनके सिक्कों से पता लगता है ना। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये कोई एक परिवार नहीं था, ये कोई एक सिंगल डायनेस्टी नहीं थी, ये कोई सिंगल एक लिनेज नहीं था। यहाँ पर क्लियरली राइटर ने भी बताया था आपको कि लार्ज नंबर ऑफ किंग्स विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सजेस्ट दैट सम ऑफ देम रूल्ड कंकरेंटली एंड thus it is probable that 2 Greek dynasties ruled the northwestern India on parallel lines simultaneously. बात लेकिन क्या है कि आए हुए हैं वो वेस्ट एशिया से, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर सेटल थे, ग्रीक उनकी एंसेस्ट्री है, उनका ओरिजिन है ग्रीस एज अ कंट्री, तो हम इनको सबको बैक्ट्रियन ग्रीक्स बोलते हैं। ऐसी अगर आप बात करो स्काइथियंस की, तो ये जो नोमैटिक
ट्राइबल ग्रुप है, तो क्या ये एक परिवार है क्या? एक परिवार के लोग हैं क्या? ये 10, 15, 100, 50 लोग आपस में एक दूसरे को जानने वाले हैं क्या? बताओ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई रिपीट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये वो ग्रुप है जो कि एग्रेसिवली किसी भी टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है। वेस्ट एशिया से ओरिजिनेट होते होते इनको रिसोर्सफुल रीजन लगता है चाइना, तो वहां पर ये जमकर टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लोकल लोगों को मारकर, लोकल रूलर्स का मर्डर कर। अब वो चीज चाइना के एम्पायर और एम्परर्स के लिए बहुत बहुत बड़ी एक चुनौती बनती जा रही थी कि हम कैसे इनके रूल को टैकल करें। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है, और जब वो बनना स्टार्ट होती है तो इनको समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर इन्वेजन करना इतना आसान भी नहीं है। दीवारों को लांघ कर, इतनी लंबी किलोमीटर की दीवारों को अगर हम लांघ कर इन्वेजन वहाँ पर दिखाते हैं, तो उनकी सेना हमें मारने के लिए ऑलरेडी बरकरार बैठी हुई है, एंड इट इज़ रेडी विद फुल प्रिपेयर्डनेस। अब हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हमें ज़्यादा सोच विचार करके इन्वेजन ना करनी पड़े। जब इनको लगा ये ज़्यादा पावरफुल है बैक्ट्रियन ग्रीक से, इंडो ग्रीक से, अभी तो इंडो ग्रीक्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, वो तो इनके आक्रमण के बाद बनेंगे इंडो ग्रीक्स, लेकिन बैक्ट्रियन ग्रीक्स कह लो आप, इन्होंने वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 100 बार बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई एक ग्रुप नहीं था, ये मल्टीपल ग्रुप्स थे। तो ये सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स जो सेंट्रल एशिया से आए और जिन्होंने सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक्स की स्टेबिलिटी को चैलेंज करा, इनके नाम क्या क्या हैं? नंबर 1, ह्यूनु या फिर शियोंगनु, ये पहला ग्रुप। ह्यूंगनु या फिर शियोंगनु। दूसरा वुसुन, तीसरा यूचिस, ये कुछ प्रोमिनेंट स्काइथियन नोमैडिक पीपल है। ओके, ह्यूनु या जिनका दूसरा नाम शियोंगनु, दूसरे वुसुन, तीसरे यूचिस। और ये जो तीसरे यूचिस हैं, ये वो स्काइथियन नोमैडिक ट्राइबल पीपल हैं जहां से कुशांस भी अपनी नीलेज जो है वो ट्रैक करते हैं। इनकी एंसेस्ट्री आउट ऑफ द एंटायर गैमट ऑफ एंटायर रेंज ऑफ स्काइथियन ट्राइबल पीपल, इनकी एंसेस्ट्री ट्रेस होती है, इनकी लीनेज ट्रेस होती है टू यूचिस। अब जब बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने भारत को इन्वेड करना शुरू करा, वो कौन सा सेंचुरी था, कौन सा टाइम पीरियड था? सेकेंड सेंचुरी। अब याद है, उन्होंने काफ़ी टाइम तक, जैसे 42 राजा है, तो जैसे छोटा छोटा रूल भी सबका मान ले तो टाइम तो लगा ही होगा ना, कम से कम इतने सारे टाइम तो रूल करके गए होंगे। अब पाटलिपुत्र या फिर अगर आपको अयोध्या तक आते आते रूल को बसाते टाइम तो लगा ही होगा। तो लगभग उस पूरे सिलसिले में 1 सेंचुरी बीत जाती, ठीक है, लगभग 100 साल चले गए। और फर्स्ट सेंचुरी बीसी की शुरुआत में तो ऐसा माना जाता है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी की शुरुआत में, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव स्नो एंड कॉन्टिन्यूस रेड्स बाय देयर नेबर्स, शियांगनु सफर्ड फेमीन।
This led to their migration and displacement of the Yuchis who were driven from their baselands and had to migrate to distant places. अब आप इसको चाहे ह्यांगनू कह सकते हो या शियांगनू कह सकते हो, आपकी मर्जी। इसी की बात हो रही है यहाँ पर, शियांगनू इन ग्रुप्स की। मतलब जोग्राफिकल कंडीशन और सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, और कॉन्टिन्यूसली होता क्या था, आसपास के रीजन से रेड जो होती थी, तो ऑब्वियस ही बात है, तो ट्राइबल ग्रुप है, इनको तो भगाने की कोशिश सबसे पहले करी जाएगी। यहाँ पर एक बात समझने वाली और है, जैसा कि मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा था कि स्काइथियन को एक ग्रुप नहीं है। मुझे एक बात सोच समझ कर लॉजिकली तरीके से बता दो, क्या स्काइथियन अगर एक नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप है, ये आपस में भी एक दूसरे की स्टेबिलिटी को चैलेंज करते होंगे क्या? आपस में भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते होंगे क्या रिसोर्स को पाने के लिए, कि नहीं करते थे? अब देखो, दोबारा पढ़ो इस लाइन को, आराम से पढ़ो। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या हुआ था, आसपास के नेबरिंग रीजन्स में लगातार रेड होती थी। रेड किसकी होती थी? एक नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप दूसरे नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप की स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहा था। अब फेमीन का मतलब क्या है? ये जो ग्रुप है, ये जो ट्राइबल ग्रुप है, जिसको हम बोल रहे थे ह्यूंगनू या फिर शियोंगनू, ठीक है। अब इसको आप ह्यांगनू, शियांगनू भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर बस डिफरेंस इतना कि यू और ए का डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई प्रोनाउंस करना नहीं है इंटरव्यू रूम में, इसको कोई बोलना नहीं है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे याद कर सकते हो उसको। लेकिन दे सफर्ड फेमीन, अकाल आ गया वहाँ पर, एंड दिस लेड टू देयर माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूचिस हु वर ड्राइवन फ्रॉम द बेस्टलैंड। अब इनका बेस्टलैंड कौन सा है पहले ये बताओ, कहाँ पर इनकी एंसेस्ट्री, कहाँ पर इनकी जड़? वेस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद ये दूर दराज के इलाकों में इन्होंने सोचा कि चलो चला जाए, और ये माइग्रेट करते 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 बहुत दूर तक पहुंच गए। अब ये जो अकाल वाला पॉइंट है, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में, आप मुझे एक बात बताओ ज़रा, अगर ये ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार की जोग्राफिकल कंडीशन या फिर सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस अगर बदल रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा? बताओ। अगर मान लो सेकेंड सेंचुरी बीसी के अंत में ह्यूंगनू या शियोंगनू, जिसको बोला जा रहा है, एक नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप, वुसुन दूसरा नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप, यूचिस तीसरा नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप, अगर ये वहाँ पर रह रहे हैं और कोई भी प्रकार, किसी भी तरह की जोग्राफिकल कंडीशंस बिगड़ रही है, या फिर रेड हो रही है वहाँ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मतलब इनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने की बात चल रही है, अकाल आ गया वहाँ पर, तो क्या सिर्फ एक ग्रुप माइग्रेट होगा या सारे माइग्रेट होंगे? पहले मुझे आप ये बताओ। सारे होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, आपके इलाके में फ्लडिंग आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो आ जाए, तो बाकी लोग घर खाली करेंगे, आप नहीं करोगे? आप वहीं रहोगे कि नहीं अभी तक तो हमारे घर में पानी नहीं भरा, जब भरेगा हमारी गली तक आएगा तब जाएंगे हम? तो यहां पर अब दोबारा इसको पढ़ो, ये जो शियांगनू की बात चल रही है, यहां पर इनको अकाल देखने को मिला, ये माइग्रेट हो गए, ये माइग्रेट कर गए, और यूच इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये भी इस रीजन से डिस्प्लेस हो गए, इनका भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये दूर दराज के इलाकों में जाकर सेटल होने लग गए। ठीक है, यानी कि ये आपको कंबाइंड रूप से दोनों के बारे में बता रहा है। फिर चाहे आप यहां पर चाहो तो वुसुन को भी इंक्लूड कर सकते हो। अकाल आने की वजह से
मेजर रीजन क्या था? अकाल आने की वजह से, और कॉन्टिन्यूसली जो नेबरिंग जो नेबर्स जो थे, जो भी पावरफुल ग्रुप्स थे वहाँ पर, जो रेड करते रहते थे और जो इनकी स्टेबिलिटी को चैलेंज करते रहते थे, जहाँ पर भी इनकी हुकूमत जो थी, अब हुकूमत इन द सेंस कि कोई एम्पायर तो नहीं था, कोई किंगडम तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आप इनके बेसिक एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करो, देवर जस्ट नोमैडिक ट्राइबल पीपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जैसे अकाल आता है तो देवर फोर्स टू माइग्रेट। ह्यूनू या फिर शियोंगनू, इनका तो माइग्रेशन हो गया। यूचिस ये डिस्प्लेस हो गए, बहुत दूर चले गए। अब यूचिस को पकड़ने की कोशिश करना एज अ नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप। यूचिस वर फर्दर स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस, लिटिल एंड ग्रेट। लिटिल और ग्रेट, लिटिल यूचिस एंड ग्रेट यूचिस। जो लिटिल यूचिस थे, दे सेटल्ड इन नॉर्दर्न तिब्बत। आप समझ गए इनका नजरिया कहां रहेगा, मतलब इनकी नजरें कहां रहेंगी? रिसोर्स के ऊपर, पावर के ऊपर, इंस्टेबिलिटी पैदा करने के ऊपर श्रेय इनकी नजरें कहां रहेंगी? चाइना। और ग्रेट यूचिस हु वेंट फर्दर वेस्ट टू द शोर्स ऑफ एरल सी। याद रखना, फर्दर वेस्ट की बात हो रही है, इंडिया तक नहीं। एक ग्रुप यहां चला गया, एक ग्रुप यहां चला गया। एरो देखो, मैंने सीधा नहीं बनाया इंडिया की तरफ, मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, ठीक है? ये देखो, एक ग्रुप अगर हम यहां से सेंटर पॉइंट से मानना शुरू करें, मान लो ये है, ठीक है? तो यूचिस की बात अगर हम लोग इसको करें, अभी आप इंडो वर्ड छोड़ो, सिर्फ मान लो कि ये यूचिस है। एक ग्रुप चला गया यहां पर, दूसरा ग्रुप चला गया यहां पर। तो लिटिल यूचिस, हमारा ज्यादा लेना देना किससे होना चाहिए, लिटिल यूचिस या फिर ग्रेट यूचिस से? बताओ। इंडिया के आसपास कौन से क्या क्या है? आपको तिब्बत देखने को मिलता है, या एरल सी, या फिर फर्दर वेस्ट का इलाका, क्या होगा बताओ? तिब्बत वाला ना। अब समझने की कोशिश कर रहे हो कि चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से खतरा लेते हुए, बैक्टीरियंस के ऊपर अटैक करते हुए भारत के अंदर इंडो शाकास नहीं, सॉरी, इंडो स्काइथियंस कौन बनेंगे, शाकास कौन बनेंगे? समझ पा रहे हो? और क्यों ऐसा बोला गया था यहां पर यूचिस के कंटेक्स्ट में? इट वॉज अ ट्राइबल स्टॉक टू विच द कुशान्स टू बिलोंग। तो कुशान किंगडम क्या होगा? काइंड ऑफ लीनियज या फिर एंसेस्ट्री ऑफ द शाखास। अभी बताता हूँ मैं, अभी कंफ्यूज मत हो, इतनी सारी चीज़ों को मत दिमाग के अंदर इन्वॉल्व करो। पहले यूचिस को पकड़ने की कोशिश करो। यूचिस का माइग्रेशन हुआ, क्यों हुआ माइग्रेशन? कहाँ से हुआ? वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से। क्यों हुआ? अकाल की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से। सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं थी कि वहां पर टिक सके। तो इनके दो ग्रुप हुए विद इन यूचिस, दो तरह के लोग हुए। एक झुंड जाकर कहां सेटल हो गया? नॉर्दर्न तिब्बत में सेटल ही हो गया, देख रहे हो, सेटल हो गया। उनको क्या बोला गया? लिटिल यूचिस। दूसरा ग्रुप द ग्रेट यूचिस, they went further west to the shores of Aral Sea। अभी एरल सी मैंने आपको कौन सी रिवर के कंटेक्स्ट में पढ़ाई थी कि कौन सी रिवर का माउथ होता है? कौन सी रिवर का?
ओरिजिनल नाम ऑक्सिस रिवर, माउथ इसका एरल सी, है ना। आज के समय में इसका नाम क्या, आमू दरिया। और अगर आप इसकी रूट को ट्रैक करने की कोशिश करो, ये देखो, यानी कि एक ग्रुप किस तरफ जा रहा है, यहां पर, एक सेकंड रुकना, हाँ ये रहा। अगर हम मान लें कि यूचेस यहां पर है, सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, बिल्कुल बीचों बीच। एक ग्रुप कहां जा रहा है, एक ग्रुप जा रहा है इस तरफ, राइट। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, इधर देखो, एंड ग्रेट यूचेस, दूसरा ग्रुप, हु वेंट फर्दर वेस्ट टू द शोर्स ऑफ द एरल सी एंड द प्लेन्स ऑफ द सायर दरिया, इसको जक्साटिस बोलते थे, वो छोड़ो आप, डिस्प्लेसिंग द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट एरिया, दैट इज द स्काइथियंस, द शाकास। वापस आता हूं मैं यहां पर, दूसरा ग्रुप वो इस तरफ गया, लेकिन जानने वाली बात क्या है, क्या मैं इसको कॉमन नाम से एक ये बोल सकता हूं कि देवर, साइथियंस, एस, नोमैडिक, ट्राइबल पीपल। बताओ, ये तो नाम हुआ ना ट्राइब का, है तो ये स्काइथियंस ही है ना, आगे ना, ये तो सारे के सारे ट्राइबल ग्रुप का नाम हुआ ना, है तो स्काइथियंस ही ना। क्या, नहीं नहीं, मतलब मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, अब जो ये नाम जैसे अपनाएंगे वैसे, ये ट्राइबल ग्रुप्स ही है ना वैसे तो, वेस्ट एशिया के, सेंट्रल एशिया के हेडिंग में तो मतलब हम वही बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी प्रॉपर तरीके से नाम आएगा। हाँ, स्काइथियंस मुझे नहीं बोलना चाहिए इसको, हाँ ठीक है, ये भी आप सही कह रहे हो, लेकिन ये कॉमन तरीके से, एक मिनट हम पहले इसको मिटा देते हैं, ये कॉमन तरीके से हैं तो उसी ट्राइबल ग्रुप के पार्ट ना, जो कि ऐसा नाम ना बोलकर आप ऐसा बोलो, एक सेकेंड, वेस्ट या फिर सेंट्रल एशियन ट्राइबल नोमैडिक पीपल, यही होंगे, यही होंगे। बस रूल कहां से कहां तक फैला, एक ब्रांच यहां, दूसरी ब्रांच यहां, ठीक है, डन। अब यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड में लिख देता हूं मैं, अगर ये यूचेस है यहां पर, इसी पे फोकस करना अपना पूरा का पूरा, ये यूचेस, ठीक है, अगर ये यूचेस हैं यहां पर ऑलरेडी, यहां पर ऑलरेडी जब ये इस तरफ जा रहे हैं, तिब्बत की तरफ, तो यहां पर तिब्बत
प्लस चाइना, और उनके रूलर दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये जा रहे हैं यहां पर, यहां पर किसका रूल है ऑलरेडी, बताओ। इधर किसका रूल फैला हुआ है, हाँ, ये तो ट्राइबल नोमैडिक ग्रुप है, लेकिन इनके साथ साथ इनके कंटेम्प्रेरी रूल यहां पर किसका बसा हुआ है वेस्ट एशिया में। अरे इसका हाँ, अभी आप वो नाम नहीं जानते ना स्काई, इसलिए मैं वो नाम नहीं लेने जा रहा था, अभी तो मैंने मिटा दिया ये। अभी किसका रूल फैला हुआ है यहाँ पर, कौन थे वो ग्रीक्स, अभी नहीं, इंडो ग्रीक्स नहीं बनेंगे अभी, वो बैट्रियंस, बैट्रियंस फैला हुआ है, बैट्रियंस का रूल। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, स्काइथियंस नाम मत लो अभी, जैसे अभी तो वो आपके सामने आ रहा है ना वो नाम, अभी तो हम सिर्फ बैट्रियंस के बारे में जानते हैं। बैट्रियंस है जो कि ग्रीक्स है, राइट, और कहां पर है इनका रूल, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया। और रूल इनका कहां तक है, यहां से लेकर आगे चलकर बैट्रियंस यहां पर भी हैं, बताओ सही बनाया गलत बनाया मैंने, पहले देख लो मैंने कहां बनाया ये वाली जगह। अब बताओ सही है, अब यूचिस के यूचिस के आप ऐसा मान लो कि इनके माइग्रेशन को देखते हुए, या माइग्रेशन का डिस्प्लेसमेंट को उनके देखते हुए, आपको नहीं लगता कि इनका एग्रेसिव होना लाजमी है, क्यों, यहां पर इनका मेन क्या है, सर्वाइवल ना। अगर ये इनको चुनौती ना दें तो ये वेस्ट एशिया से भी जाएंगे, फिर इनको और आगे की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये यहां पर चाइनीज रूलर्स, तिब्बतन रूलर्स को चुनौती ना दें तो और कोई इलाका है नहीं इनके पास, इनको फिर और दूर जाना पड़ेगा, ऐसा है। तो अब इनकी सिचुएशन देखो, वैसे एग्रेसिव तो ये शुरू से ही थे, लेकिन जो इनको मेन डिस्प्लेस होना पड़ा वो फेमिन कंडीशंस की वजह से होना पड़ा, और कुछ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की, सोशियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो लिटिल यूचिस का जो ग्रुप था वो कहां पर गया, नॉर्दर्न तिब्बत, और ग्रेट यूचिस का जो ग्रुप था ये कहां पर गया, फर्दर वेस्ट टू द शोर्स ऑफ द एरल सी एंड द प्लेन्स ऑफ द सायर दरिया, डिस्प्लेसिंग द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट एरिया। और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स उस एरिया के कौन थे, अब उनका नाम आपके सामने आ रहा है, स्काइथियंस या फिर शाकास। यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट वाले ग्रुप में और कौन शामिल हो गया, और कौन शामिल हो गया, स्काइथियंस। वही तो कह रहा हूं मैं, अब और डिस्प्लेसमेंट की लिस्ट में कौन शामिल होगा, ये भी तो खुद डिस्प्लेस ही तो हुए थे फेमिन की वजह से वेस्ट एशिया में, तभी तो और मूव करे और वेस्ट की तरफ और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, यानी कि तिब्बत की तरफ। अब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जहां पर ये गए हैं, एरल सी के पास, एक छोटा सा इलाका तो नहीं, एक रीजन में, वेस्ट एशिया तो एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है ना, सेंट्रल एशिया एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है, एक छोटे से इलाके में, मतलब विद इन अ कंट्री, विद इन 2-3 कंट्रीज, उस टाइम पर कंट्रीज ऐसा भी कुछ भी नहीं था, तो मैं आपको प्रॉपर जोग्राफिकल टेरिटरी भी नहीं बता सकता इनकी, और हिस्टोरियंस का इसके ऊपर डिबेट है, तो वो जनरली ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब एरल सी के आसपास, ठीक है, सायर दरिया के आसपास, ऑन द प्लेन्स ऑफ सायर दरिया। तो इन्होंने क्या करा, ये
नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप ने, जिसका नाम है यूचिस, और यूचिस की कौन सी ब्रांच? ग्रेट यूचिस की ब्रांच, जो कि और वेस्ट की तरफ गए जब अकाल पड़ गया था, जब फमीन आया और जब ये डिस्प्लेस होना शुरू हुए। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो थे उस एरिया के जहाँ पर इन्होंने इन्वेजन करी, वो वहाँ पर थे लोग स्काइथियंस, द शाकास, वो डिस्प्लेस हो। अब मुझे क्या बताओ, शाकास तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे उस रीजन के। अब जब इनकी इंस्टेबिलिटी की बात आई, इनकी डिस्प्लेसमेंट की बात आई, ये कुछ एक फेवरेबल रीजन ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? बताओ। यूचिस भी तो इसी तलाश में निकले हुए हैं, अभी तक जहां रह रहे थे अब एक नई जगह बनाकर नई जगह बनाने के लिए निकले हुए हैं। स्काइथियंस को भी जब उनके ओरिजिनल लैंड से भगा दिया गया, खदेड़ के फेंक दिया गया, वो एक नई जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये जो स्काइथियंस हैं, दे एडवांस इनटू बैक्टीरियन किंगडम्स, वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पार्थियन किंगडम्स और इंडस प्लेन। जैसे ये इंडिया में थोड़ा सा, इंडिया के फ्रंटियर्स पर थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करते हैं, एडवांसमेंट करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर हम इनको क्या नाम देते हैं? शाकास। अब 5 ब्रांचेस थी शाकास की, हु फाइनली सेटल्ड विद देयर सीट ऑफ पावर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, देख लो, अब देख लो, इंडिया एंड अफगानिस्तान। और अब इस मैप की तरफ देख लो, ये आपका इंडिया, ये वाला पार्ट, और अफगानिस्तान, यानी कि ये इतना पूरा इलाका, ये वाला यहां पर। कितनी ब्रांचेस? 5 ब्रांचेस। सिमिलरली जैसे ट्राइबल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा था, इनकी ब्रांचेस तो नहीं कहोगे, लेकिन आप इनके टाइप कहोगे, 3 टाइप। तो एक्चुअली अगर हम बात करें कि इन्होंने एडवांसमेंट्स करना शुरू करी, इन्वेजन्स करना शुरू करी, हम बाकी कंट्री से कंसर्न नहीं है, हम इंडिया से कंसर्न है, तो क्या ये भी बैक्टीरियंस की तरह मजबूर थे क्या? बैक्टीरियंस के ऊपर तो इंस्टेबिलिटी स्काइथियंस पैदा कर रहे थे। अब स्काइथियंस को खुद के रीजन से किसने भगा दिया था? यूचिस ने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? इसलिए कहता हूं मैं इस चैप्टर में, जब तक ये कहां गया, इधर कुशान किंगडम के बारे में जब तक शुरू नहीं होता, तब तक पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वो कोई एक फ्लो में नहीं चलती कहानी। अब बहुत उथल पुथल, बहुत केओस मचा होता है पूरे का पूरा हिस्ट्री में इस टाइम पर। तो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द शाकास, दे सेटल्ड इन अफगानिस्तान। Prominent rulers of this branch were Vononans and Ispa Lyrisis. Second branch settled in Punjab with Taxila as their capital. Moise was a prominent ruler. यहाँ पर रूलर्स के बारे में एक बार के लिए पढ़ लो, वो ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये जानना है क्या? यार देखो, जानना तो एक बार के लिए। वोनोन्स और इस्पा लाइरेसिस, ये जो शाकास की ब्रांच है अफगानिस्तान में, वहाँ के रूलर्स हैं। पंजाब में जो सेटल हुए, तक्षशिला को अपनी कैपिटल बनाया, वो है मोइसिस, प्रोमिनेंट रूलर। थर्ड ब्रांच सेटल्ड इन मथुरा। अब हम कंसर्न जो है एक्चुअली वो यहाँ से शुरू होना कंसर्न होता है कि भारत के अंदर इनके रूलर्स कौन है। एक आपने देख लिया मोइस। थर्ड ब्रांच सेटल्ड इन मथुरा वेयर इट रूल फॉर अबाउट 2 centuries। एजिलाइसिस was a prominent ruler. Fourth branch established its hold over
वेस्टर्न इंडिया वेयर दे रूल्ड अंटिल 4th सेंचुरी सीई। देख रहे हो कहानी का सिलसिला 1st सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हो रहा था, जब ये पूरा का पूरा उथल पुथल जो है मच रही थी। दे रूल्ड अंटिल 4th सेंचुरी सीई, श्रेया देख रहे हो एडी तक। दे रूल्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑन अकाउंट ऑफ फ्लरिशिंग इकोनॉमी बेस्ड ऑन ट्रेड, जो कि समुद्र के रास्ते से होता था गुजरात के अंदर, एंड दस इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर्स वॉज, इन शाकास की एक ब्रांच कौन था? रुद्रदमन वन, बिलोंगिंग टू द शाका क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया लीनेज। अभी हम पढ़ेंगे कि शाकास की भी 2 प्रकार की लीनेज थी, आगे आएगा वो भी, डोंट वरी। रुद्रदमन वन, कौन सी लेक बनवाई थी इसने? शाइनी, कौन सी लेक बनवाई थी इसने? रुद्रदमन की इंस्क्रिप्शन पढ़ी होगी आप लोगों ने। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में सुना है? यहां पर हाँ। और ये कौन सा, आप इसको क्या कहोगे, पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर रॉक इंस्क्रिप्शन? रॉक इंस्क्रिप्शन। और कौन सी लेक? सुदर्शन लेक। ठीक है हाँ, और मैं आपको दिखाता हूं। ये है सुदर्शन लेक। आज के समय में कहां देखने को मिलती है आपको ये? इट इज अ लेक इन गुजरात, सौराष्ट्र रीजन। तो 5th ब्रांच ऑफ द शाकास एस्टैब्लिश्ड इट्स पावर इन द अपर डेक्कन। भारत के अंदर इनका वर्चस्व देख रहे हो कहां कहां फैल रहा है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, मथुरा यूपी, वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन, एंड अपर डेक्कन रीजन, सदर्न इंडिया। ज़्यादा डीप सदर्न इंडिया तो नहीं, लेकिन हाँ बिट सदर्न इंडिया। सिर्फ एक ब्रांच आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलती है, इसलिए मैं आपको ये वाला एक मैप इतना हिस्से का दिखा रहा था। एक बार हम फिर से इसको निकाल लेते हैं। ये किसका रूल है? शाकास का। टोटल कितनी ब्रांचेस? 5। अफगानिस्तान के अंदर 1। पंजाब से यहां से शुरू करते हुए टोटल कितनी ब्रांचेस? एशिया को छोड़ो, यहां अगर इंडिया की बात करो, कितनी ब्रांचेस? 4। टोटल 5 ही ना, ये देखो। एक सेकेंड, यहाँ पर देयर वर 5 ब्रांचेस ऑफ द शाकास। 1 अफगानिस्तान, अब काउंट करना इंडिया वाली, दूसरी पंजाब, तीसरी मथुरा, चौथी वेस्टर्न इंडिया एंड 5वीं अपर डेक्कन। तो इंडिया के अंदर 4 हो गए, ये 4। तो आज आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि रुद्रदमन वन एक्चुअली जो उसकी लीनेज है वो शाकास के साथ एसोसिएटेड है। बस वो शाकास जो कि बहुत टाइम के लिए इंडिया के अंदर सेटल हो गए थे। अभी मैं इसकी लीनेज आपको 2 तरह की पढ़ाऊंगा, एक वेस्टर्न लीनेज, एक इंडियन लीनेज। तो जो इंडिया के अंदर बहुत टाइम के लिए जो सेटल हो गए थे, अब जैसे एक बात बताओ, 1960s में जाकर पोर्चुगीज थे वो देश को हमारे छोड़कर गए, तो तब तो जब तक वो यहाँ पर बच्चे वगैरह जो ये पैदा कर रहे थे, तो आप उनको फिर यही कहोगे ना कि उनकी जो लीनेज है, जो आगे चल के जो उनका वंश है वो इंडियन हो गया, है ना। जैसे बड़े सारे
फ्रांस से जुड़े हुए लोग आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, लाइक पौंडीचेरी। और ये वाली बात उस मूवी में भी दिखाई गई है, द लाइफ ऑफ पाई। ये वाली बात इतनी समझ में आई? बताओ। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।